कभी कनाडा जाने वाला नहीं, कनाडा मेरे घर में कभी आने वाला नहीं, उसकी जलवायु पढ़ के करना क्या है? मैं शिवपुरी में रहता हूं, मैं भोपाल में, ग्वालियर में रहता हूं, मुझे शिवपुरी की जलवायु मालूम है तो कुछ काम आने वाली है, कनाडा की जलवायु क्या काम आने वाली है? कभी जिंदगी में मौका मिला कनाडा जाने का, जिसका कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, तब जाके वो बात कभी काम आएगी। उसके लिए रट रट के, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर दिया घंटों घंटों, ऐसा फालतू इतिहास पढ़ाया। अकबर बड़ा महान था, होगा, मैं क्या करूं? अकबर महान था, ठीक है, मैं क्या करूं उसका? मेरी जिंदगी में उससे क्या फायदा होने वाला है अकबर की महानता से? मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं हमारी शिक्षा में, वो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। आप ईमानदारी से अपने बारे में एक दिन ये करना, मेरी बात है इसलिए नहीं, आपने जो जो पढ़ा है अपनी जिंदगी में याद करो, उसमें से कितना आपके काम आया। शायद आप 100 का नंबर निकालेंगे तो 5 भी काम नहीं आया, 5% भी काम नहीं आया। जो काम नहीं आया पढ़ा क्यों, फिर रटा क्यों उसको? और आप ऐसे सोचो, दूसरा उल्टा सोचो कि हमने जितना पढ़ा वो कितना हमें याद है। याद उतना ही रहेगा जो रोज काम आता है, बाकी कचरे को दिमाग निकाल के ऐसे ही फेंक देता है। जो याद ही नहीं रहे और काम नहीं आए, उसको पढ़ना और पढ़ाना क्यों? तो मैंने सोचा कि शिक्षा व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के ऊपर इतना बोझा हो गया है, इस बोझे ने बच्चों को खत्म कर दिया। कभी कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है, अखबारों में खबर पढ़ता हूं, 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? फेल हो गए। बच्चे थोड़ी फेल हुए हैं, परीक्षा की पद्धति फेल हुई है हमारी, बच्चे फेल नहीं हुए। बच्चों के बारे में तो सारी दुनिया कहती है कि वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े के जैसे हैं, जैसा आप शेप दोगे वैसे हो जाएंगे। हमारे बच्चों को हमारे अध्यापक और परीक्षा वाले शेप नहीं दे पाए, इसलिए परीक्षा पद्धति फेल हुई है, बच्चे फेल नहीं हुए। मुझे तो कई बार यह कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक से, समझाया नहीं बच्चों को ठीक से। और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार हैं। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है। कभी फेल, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूं, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तौला जाता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज। मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूं। धीरूभाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं है। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया, बिरला एम्पायर, जो आज लाखों करोड़ का है। 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना
कोई महत्व की बात नहीं है जीवन की तुलना में। तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें, दोनों सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा पर आधारित होगी, ये अंग्रेजी पर आधारित नहीं होगी। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी। क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को? अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं, भौतिकी में पास होते हैं, रसायन में पास होते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए, तो मैं अंग्रेजी में पास होकर दिखा सकता हूं। जब कोई अंग्रेज हिंदी में पास नहीं हो सकता, तो हम भारत के विद्यार्थियों से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी में पास हो? और अंग्रेजी भाषा नहीं है पास होने लायक, ये तो भाषा ही रद्दी है। इस भाषा का इतिहास जब मैंने पढ़ा, 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा आई, माने मुश्किल से 1500 साल पुरानी है। हमारी भाषा तो करोड़ों साल पुरानी है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये तो 1500 साल पुरानी है। और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है जो शुद्ध हो और ठीक हो। आपको एक उदाहरण देता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द है PUT, पुट, BUT, तो PUT पट होना चाहिए। CUT कट, BUT बट, तो PUT पट। अगर PUT पुट तो CUT कुट, BUT बुट, यही होना चाहिए ना। क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामर ही नहीं है। और परम मूर्खता की भाषा ये अंग्रेजी। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसमें कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो यहां पे CH जो है ना का हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री में CH का हो गया, तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए। CHOPARA है ना, उसको चोपड़ा क्यों कहते हैं? कोपड़ा कहो। और CHOPARA को चोपड़ा कह रहे हो तो CHEMISTRY को केमिस्ट्री कहो। फिर एक जगह CH का है, एक जगह CH चा है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या इनका हिसाब किताब है। मूर्खों की भाषा है ये अंग्रेजी। और इस भाषा की कितनी बड़ी कमजोरी है। अंग्रेजी में एक शब्द है SUN, माने सन, माने सूरज। अब किसी भी अंग्रेज माई के लाल को मेरी चुनौती है कि इसका दूसरा शब्द अंग्रेजी में से निकाल के लाए। SUN का पर्यायवाची है ही नहीं, लाएंगे कहां से? पूरी अंग्रेजी में सन का पर्यायवाची नहीं है, माने दूसरा शब्द नहीं है जो सूर्य को बता सके। अब हम संस्कृत की बात करें, सूर्य एक शब्द है, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, 84 शब्द हैं हमारे पास संस्कृत में। अंग्रेजी में एक ही है। एक शब्द है अंग्रेजी में मून, एक ही है, चंद्रमा। और हम संस्कृत में 56 शब्द हैं चंद्रमा के लिए। अंग्रेजी का एक शब्द है वाटर, माने पानी, वो अकेला एक ही है। वो नदी का पानी हो या नाले का, कुएं का हो या तालाब का, सब पानी वाटर है। और यहां भारत में हर पानी के लिए अलग शब्द है। बारिश का पानी अलग, समुद्र का पानी अलग, नदी का पानी अलग, तालाब का अलग, सरोवर का अलग, नाले का पानी अलग, कीचड़ का पानी अलग, सब पानी के लिए अलग अलग शब्द है। अंग्रेजी में एक ही है, वाटर। बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। कितने गरीब हैं, चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, मौसा का मौसा भी अंकल, कोई शब्द ही नहीं है अंकल के अलावा।
और चाची, मामी, मौसी सब आंटी, कोई दूसरा ही शब्द नहीं है उनके। हम तो मूर्ख लोग इस अंग्रेजी में फंस गए, अकल नहीं हमारी तो मारी गई है। हमारे देश में जो अंग्रेजी पढ़ गए ना, अकल उन्हीं की मारी गई है, जो नहीं पढ़े वो बहुत होशियार। पता है, मैं कुछ लोगों के घरों में जाता हूं, मैंने जिंदगी में एक नियम बनाया, वो नियम यह है कि होटल में खाना नहीं खाऊंगा, होटल में ठहरूंगा नहीं, तो झक मार के मुझे घरों में ही ठहराना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं खाता नहीं, होटल में ठहरता नहीं। तो हर बार नए नए घरों में जाता हूं खाना खाने, रहने के लिए। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में भी जाता हूं, तो वो कैसे मूर्ख दिखाई देते हैं, मुझे उसका उदाहरण बताता हूं। वो ना तो अंग्रेज है ना तो हिंदुस्तानी है, खिचड़ी है बीच की। और वो खिचड़ी कैसी है, किसी के घर में गया तो पिताजी का नाम घर में रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं यही पूछता हूं कि रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया? फिर मैं उनको पूछता हूं, आपको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है? उनको नहीं मालूम, नाम रख लिया बच्चे का टिंकू, अर्थ नहीं मालूम। ऐसे मूर्ख लोग, अर्थ मालूम नहीं, नाम रख लिया टिंकू टिंकू टिंकू। फिर डिक्शनरी खोल के दिखाता हूं उनको। अंग्रेजों की सबसे पुरानी डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। जो लड़का बाप की ना सुने, मां की ना सुने, वो टिंकू है। और हम क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे मूर्ख लोग, आज्ञाकारी लड़के को टिंकू 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 बोल बोल के आवारा बनाने की तैयारी कर। ऐसे अंग्रेजी मूर्खों के घरों में जब मैं जाता हूं तो ऐसे ही नाम मिलते हैं, बबली, डबली, डब्लू, बबलू। क्या मतलब है डब्लू, बबलू, बबली, डबली? डिम्पल, ट्विंकल, कुछ मतलब ही नहीं। कुछ भारत में नाम की कमी हो गई है क्या? और इससे भी बड़ी बड़ी मूर्खताएं मैं देखता हूं। कोई अधकचरे हिंदुस्तानी, माने आधा अंग्रेज आधा हिंदुस्तानी के घर में जाऊं तो इंप्रेशन जमाने के लिए, माने रौब जमाने के लिए अंग्रेजी झाड़ेगा। हाँ, भले गलत सलत, लेकिन झाड़ेगा जरूर, रौब पड़े उसके ऊपर। वो क्या कहेगा, हिंदी में भी बोल सकता है, वो बात नहीं बोलेगा, वो कहेगा ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि उसको मिसेस का अर्थ नहीं मालूम। मिसेस का अर्थ जानते हैं क्या है? हर देश की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति होती है, तो उसमें से निकले हुए शब्द की भी अपने इतिहास और संस्कृति की व्यवस्था होती। इंग्लैंड की सभ्यता कैसी है मालूम है? इंग्लैंड की सभ्यता में एक सबसे खराब बात है जो आपको कभी पसंद नहीं आएगी, कि वहां एक स्त्री और एक पुरुष जिंदगी भर साथ कभी भी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे वो एक दूसरे को बदलते रहते हैं। एक पुरुष की 20 स्त्रियां हो सकती हैं, एक स्त्री के 20 पुरुष हो सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं इंग्लैंड और यूरोप में जिनकी 40-40 शादियां हुई हैं, 41वीं करने को तैयार है। ये उनके यहां चलता रहता। इसको उनकी भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन। तो एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है, एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है। तो पत्नी को छोड़कर जितनी स्त्रियों से संबंध रखने वाले होते हैं वो सब मिसेज में जाते हैं। माने मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर में रात को सोएं वो मिसेज होती है, पत्नी को छोड़कर। अब यहां अपनी धर्म पत्नी को मैडम कहने में शर्म नहीं आती, ओ मैडम इधर आओ। और वो धर्म पत्नी को भी शर्म नहीं आती मैडम कहलवाने में, वो भी कहती है मैडम कहो मुझको, जान तो लो कि मैडम होती कौन है, फिर कहलवाओ। अपने भारत में कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि, बुद्धि माने सरस्वती, लक्ष्मी। तो जहां सरस्वती लक्ष्मी एक साथ निवास करे वो श्रीमती, उसको हमने मिसेस बना दिया।
ये मूर्खाधिपति हमारे देश में अंग्रेजी पढ़े लिखे, इन्होंने बड़ा सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया इस देश का। इस अंग्रेजी भाषा ने किया, फिर इन्होंने और ज्यादा किया। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस अंग्रेजी भाषा में मत फंसिए, कुछ इसमें रखा नहीं है, दम नहीं है। कभी कभी तो मैं लोगों के घरों में जाता हूं, इतना गुस्सा आता है मुझे। कभी कभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनके माता पिता कहते हैं, देख बेटा अंकल आए हैं, जरा पोएम तो सुना। मैं कहता हूं भाई मैं अंकल नहीं हूं, मुझे या तो मामा बना लो या चाचा बना लो, दोनों में ही आपका फायदा है, मेरा भी फायदा है। मामा बनो तो भी फायदा, चाचा बनो तो भी फायदा, अंकल में तो कुछ रखा नहीं है। फिर उनके माता पिता को कहता हूं, ये आप इनको पोएम क्यों सुनवाते हैं, कविता सुनवाओ ना। तो उनको पोएम और कविता का अर्थ ही पता नहीं है, पोएम अलग है, कविता अलग है। अब वो बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से और पोएम सुनाते हैं मुझको, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे को पूछता हूं, तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा, आपको अर्थ मालूम है रेन रेन गो अवे? नहीं मालूम। किसने बताया? टीचर ने बताया। टीचर को पूछो, उनको भी अर्थ नहीं मालूम। तो रटाया क्यों फिर बच्चे को? अर्थ ही नहीं पता। फिर बच्चों को मैं बताता हूं, देखो इसका अर्थ ये है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। माने छोटे बच्चे को खेलना है, इसलिए वो बारिश को कह रहा है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब ये बच्चे कविता गा रहे हैं, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, मुझे खेलना है, और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में कविता है। करोड़ों बच्चों ने ये कविता गाई और ईश्वर ने सुन ली तो बारिश को वापस बुला लिया। तो क्या होने वाला है? बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ेगा तो आप भी भूखे मरेंगे, मैं भी मरूंगा, किसान भी मरेंगे। इतनी अकल नहीं है हमको, ये रेन रेन गो अवे कितनी खतरनाक चीज है। हमारे भारत में 60% खेती बारिश पर होती है, 40% खेत में ही सिंचाई की व्यवस्था है। जब 60% खेती बारिश पर हो तो बारिश ज्यादा होनी चाहिए इस देश में। ऐसी कविताएं हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? लेकिन वो कविताएं मातृभाषा में हो सकती हैं, अंग्रेजी में नहीं हो सकते। मैं एक मराठी मातृभाषा की कविता सुनाता हूं आपको, अर्थ बहुत सीधा है उसका। वो कविता है, ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ये रे माने आओ आओ, जल्दी जल्दी बारिश तुम आओ। पाऊसा माने बारिश। मराठी में कह रहे हैं, बारिश बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, नहीं आओ तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम आ जाओ, क्योंकि मुझे बारिश की जरूरत है, क्योंकि खेत को पानी की जरूरत है, क्योंकि 60% खेती बारिश पर आधारित है। तो भारतीय कविता बारिश को बुलाने वाली होती है और अंग्रेजी कविता बारिश को भगाने वाली होती है। क्योंकि इंग्लैंड में मौसम खराब रहता है, कभी भी बारिश आती है, इसलिए वहां के बच्चे कहते हैं रेन रेन गो अवे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। इंग्लैंड में 3 W होते हैं जिनका भरोसा नहीं होता। वेदर माने मौसम, कभी भी बदल जाएगा। दूसरा W वाइफ, उसका बिल्कुल भरोसा नहीं, सवेरे आपकी है, शाम को किसी और की है, कल किसी और की है, परसों किसी और की है। और तीसरा W होता है वर्क, जिसका कोई भरोसा नहीं। 20 साल आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं, एक दिन में पिंक स्लिप देगा, भगा देगा। तो वाइफ, वेदर, वर्क का भरोसा नहीं। भारत में ये तीनों ही पक्के। वेदर तो एकदम पक्का है इस देश। बारिश में बारिश होगी, सर्दी में सर्दी होगी, जाड़ों में जाड़ा पड़ेगा, शरद में शरद होगा, बसंत में बसंत आएगा। वेदर एकदम पक्का है। और वाइफ तो सबसे ज्यादा पक्की है, 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ती। इतनी पक्की वाइफ तो दुनिया में कहीं नहीं। और वर्क भी पक्का है इस देश। तो यहां तो बिल्कुल उल्टा मामला है। हमारी कविताएं तो ऐसी होनी चाहिए जैसा हमारा स्वभाव, जैसी हमारी परंपरा, जैसा हमारी संस्कृति, जैसी हमारी सभ्यता। अंग्रेजों की कविताएं हम क्यों सीखें, क्यों सिखाएं? तो ये मूर्खता बंद करिए अपने जीवन से। ये अंग्रेजियत का भूत उतार दीजिए अपने जीवन। व्यक्तिगत बातचीत में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए, कम से कम करिए।
रौब मत झाड़िए दूसरों पर अंग्रेजी बोलकर, गलत सलत तो बिल्कुल मत बोलिए, टांग मत तोड़िए अंग्रेजी की, उनकी भाषा है, उनको मुबारक हो। और इस भाषा के बारे में 2-3 गलतफहमियां दिमाग से निकाल दीजिए। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, हॉलैंड में उनकी अपनी भाषा है, डेनमार्क में डेनिश है। सब देशों की अपनी भाषाएं हैं। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं देशों में है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी, बाकी नहीं है। और अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है क्योंकि शब्दों की संख्या सबसे कम है और व्याकरण इसका सबसे ज्यादा मूर्खता वाला है। यूनाइटेड नेशंस में भी अंग्रेजी नहीं चलती, वो फ्रेंच में काम करते हैं। एक बार मैंने पूछा उन लोगों को कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा बेकार भाषा है। फ्रेंच में क्यों काम करते हैं, वो कहते हैं बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं पूछा फ्रेंच की वैज्ञानिकता क्या है, तो उन्होंने मुझे इतनी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रेंच में शब्द रूप और धातु रूप दोनों अलग अलग हैं। तो मैं पूछा ये कहां से आपने सीख लिया, उन्होंने कहा ये हमने संस्कृत से सीख लिया, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप अलग अलग। संस्कृत दुनिया की सब भाषाओं की मां है, इसलिए संस्कृत सीखिए, लोगों को सिखाइए, संस्कृत बोलिए, लोगों को बुलवाइए, हिंदी सीखिए, हिंदी सिखाइए, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीखिए, सिखाइए, इस अंग्रेजी की टांग मत तोड़िए। फिर आप बोलेंगे जी दुनिया में व्यापार करना है तो अंग्रेजी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जापान के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जापानीज में, जर्मनी के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जर्मन में, रूस के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं रशियन में। अगर वो ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं हिंदी में और संस्कृत में। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं लोगों को सीखनी चाहिए जो इंग्लैंड जाएं, और जब जाएं वीजा मिले तो सीख लेना। अभी से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना। और इंग्लैंड जाने का वीजा 115 करोड़ को तो मिलने वाला है नहीं, तो जबरदस्ती बचपन से क्यों सिखा रहे हो इन सबको। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है, जब मार मार के किसी बच्चे को आप अंग्रेजी सिखाते हैं, उसकी जिंदगी का 6 गुना समय आप बर्बाद कर देते हैं। जो बात बच्चा मातृभाषा में 1 घंटे में सीखता है, वही बात अंग्रेजी में सीखने में 6 महीने लग जाते हैं उसको। कितना समय बर्बाद किया आपने उसका। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारा पाठ्यक्रम हम हिंदी में कर दें, मातृभाषा में कर दें, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2 साल में हो जाती है, मेडिकल की पढ़ाई 1.5 से पौने 2 साल में हो जाती है। इतना समय हम बचा सकते हैं। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी हटा दी जाए तो जितना 12 साल में हम बच्चों को सिखाते हैं वो 2 साल में सिखा सकते हैं। समय बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं दिमाग का। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी शिक्षण व्यवस्था इस देश में मातृभाषा में हो, बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक। और अंग्रेजी का प्रयोग इस देश में खत्म हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें तो मैं हिंदी जानता हूं, जज को भी हिंदी आनी चाहिए, और जज अगर हिंदी नहीं जानता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत क्या है। जिनको हिंदी आती है उनको जज बनाओ, और जिनको हिंदी आती ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, उनको सबको लंदन भेजो, इंग्लैंड भेजो, वो इस देश के किस काम के हैं। पैसा हिंदी वासी लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का लेंगे और न्याय अंग्रेजी में देंगे, ये कौन सी व्यवस्था। न्याय भी हिंदी में देना पड़ेगा। वादी को हिंदी आती है, प्रतिवादी को हिंदी आती है, जज को भी हिंदी आनी ही चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? भारत में नहीं आएगी तो किस देश में आएगी। तो न्याय व्यवस्था में हिंदी, प्रशासन व्यवस्था में हिंदी, संसद में भी हिंदी होनी चाहिए। मुझे तो बहुत नेताओं पर क्रोध आता है, वोट मांगने के लिए जब वो आते हैं तो मातृभाषा में आपसे बात करेंगे, गधे को बाप बनाएंगे। संसद में चुनकर ही पहुंचते हैं तो गिटपिट अंग्रेजी बोलना चालू कर देते हैं। किसके लिए संसद चलाते हैं? 1% लोगों को इस देश में अंग्रेजी समझती है, 99% लोगों को नहीं समझती। संसद में किसको सुनाने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं?
मुझे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है। वो कहा करते थे कि यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में जाके हिंदी बोलना आसान है, भारत की संसद में हिंदी बोलना बड़ा मुश्किल का काम है। इतनी अंग्रेजियत हमारे देश में आ गई। अटल जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में धारा प्रवाह भाषण दिया था। वो कहते हैं कि यहां झक मार के अंग्रेजी में बोलना पड़ जाता है अपनी संसद। ये शर्मनाक स्थिति बदलनी पड़ेगी हमें। मातृभाषा में सारे काम हमें करने हैं। हमें हमारे जीवन में कुछ संकल्प लेने हैं। वो ये, हम भारतवासी हैं तो भारतीय भाषाओं में अपने जीवन को चलाएं, भारतीय भूषा पहनना शुरू करें, ये अंग्रेजी भूषा छोड़ें। मुझे तो बड़ी शर्म लगती है, इस देश के लोग क्या मूर्खता करते हैं। अंग्रेज चले गए, उनकी भूषा पकड़ के रखी हुई है, टाई, कोट, पैंट और काला कोट, भयंकर गर्मी में और गर्मी देने वाला। इस देश के वकीलों को देखता हूं, जून की भयंकर गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में अदालत में अंधाधुंध बहस करते हैं, काला कोट चढ़ाकर और टाई लगाकर। पसीना पसीना अंदर से होता रहता है, कोट पर पसीना जमता रहता है, कोट सफेद सफेद हो जाता है। उसको उतारो तो 10 मीटर दूर बदबू आती है उस पसीने की। इसको उतार के क्यों नहीं फेंक देते इस काले कोट को? अंग्रेजों के जमाने में काला कोट होता था, अब अंग्रेजों के जाने के बाद काले कोट का मतलब क्या? हटाओ इसको। कभी कभी मैं ऐसे दृश्य देखता हूं, आप भी देखते होंगे। एक बारात जा रही है, बारात में दूल्हे राजा 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़कर बैठे हुए हैं। मूर्खों के मूर्ख, सुपर इडियट। शादी वाले दिन इतनी इडियोसिटी, इतनी मूर्खता की जरूरत क्या? और जून की भयंकर गर्मी में दूल्हे राजा घोड़े पर 3 पीस सूट लाद के चढ़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। ससुराल में जाके चिल्लाते एसी लाओ, कपड़े उतार के फेंक दो, एसी की जरूरत क्या है? और उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई तुम 3 पीस सूट और टाई लगा के अपनी दुल्हन को लेने आए हो, तो अपनी दुल्हन को स्कर्ट पहना के लेके जाओ, तब तो समझ में आता है। क्योंकि अंग्रेज आदमी जब सूट और टाई पहनता है तो उसकी पत्नी स्कर्ट पहनती है, तब तो दोनों एक जैसे हैं ना। हम कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के 2 पहिए हैं, एक पहिया साइकिल का, दूसरा ट्रैक्टर का, कैसे चलेगी ये? एक को तो 3 पीस सूट और पहना दिया टाई, और पत्नी को साड़ी में, तो पत्नी को स्कर्ट में रखो, तुम 3 पीस सूट और टाई में रहो। या तुम पत्नी को साड़ी में रखते हो तो खुद धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? भारतीय पोशाक कितनी अच्छी पोशाक है, धोती कुर्ता पजामा खुला रहता है ना, अंदर हवा जाती रहती है। पतलून एकदम टाइट पहन लेते हैं और जीन्स चढ़ती नहीं है तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पांव उठा के खींच खींच के चढ़ाते हैं। ऐसी टाइट जीन्स पहन के बैठे, और चढ़ गई तो उतरती नहीं है, और कई बार उसके साथ बहुत कुछ उतर जाता है। ऐसे मूर्ख लोग इस देश में कहां से आ गए? ये अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, सब कुछ बंद करो, ये अंग्रेजों का खत्म करो इसको। ये ठीक नहीं। हम भारतीय हैं, भारतीय भाषा इस्तेमाल करें, भारतीय भूषा इस्तेमाल करें, भारतीय भोजन इस्तेमाल करें। हमारा भोजन अपने बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रोटी चावल दाल सब्जी इडली सांभर रसम उत्तपम बड़ा, ये सब, पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन, ये सब अंग्रेजी भोजन। और विचित्र विचित्र नाम है, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, खा रहे हैं उसको। यह क्या मूर्खता का भोजन है। एक वो डबल रोटी होती है, पाव रोटी, जो सड़े मैदे से बनती है। आप कभी अगर बनता हुआ देख लें तो उसको छू नहीं सकते, इतनी गंदे तरीके से वो बनती है। मैदे को सड़ाते जाते हैं, फर्मेंट करते हैं, फिर उससे डबल रोटी बीच से काटते हैं, कुछ सलाद भर दिया, खीरा ककड़ी, फिर कहते हैं हॉट डॉग हो गया, कोल्ड डॉग हो गया। क्या मूर्खता। अपने पास इडली सांभर रसम उत्तपम, इतनी वैरायटीज इस देश में है। यूरोप और अमेरिका में तो कुछ नहीं है। पाव रोटी डबल रोटी यही खाते हैं पूरे देश में। 24-25 देशों में एक ही भोजन है और कुछ है ही नहीं। गेहूं है, गेहूं से आटा बनाते हैं,
आटे को मूर्ख लोग रोटी नहीं बना पाते, क्योंकि रोटी बनाना नहीं आता। पूरे यूरोप में, अमेरिका में किसी को रोटी बनाना नहीं आता। भारत की हर माँ और बहन को आता है, यूरोप की किसी स्त्री को नहीं आता। वो आटा दे दो उनको गेहूं का और कहो रोटी बनाओ, तो इतना पानी डाल के उसको सान सून के रख देते, पता ही नहीं है कि कितना पानी डालते हैं, कितना रेशियो, कितना प्रोपोर्शन। मैंने तो यूरोप में ऐसी मूर्ख माताएं देखी हैं, दही जमाना नहीं आता उनको। हाँ, वो दही का पाउडर ले आते हैं, पानी में घोल के पी जाते हैं, ना दही ना मट्ठा। हमारे घर की हर मां को दही बनाना आता है, और सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। बाजार से बनी बनाई सब्जी डब्बे में लाते हैं, प्लेट में रख के ऊपर से नमक डाल के खा जाते हैं। सब्जी बनाना नहीं आता, दाल बनाना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता। हमको सब कुछ आता है। टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। गेहूं का एक आटा जिसको किसी भी भारतीय माँ और बेटी या बहन को दे दो, उससे 50 किस्म की चीजें वो बना सकती है। पूरी बना सकती है, कचौरी बना सकती है, पराठा बना सकती है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, फिर मटर का पराठा, पता नहीं कितने तरह के पराठे, कितनी तरह की पूरी, कितने तरह की कचौरी। एक दिन मैंने हिसाब निकाला, मैं भारत में जन्म ले लिया उस दिन से, और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन तक हर दिन एक नया स्वादिष्ट व्यंजन बना के इस देश में मैं खा सकता हूं। वो यही संभव है, किसी दूसरे देश में संभव